इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि बीपीएससी से जुड़ा हुआ जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो पाएगा जनरल स्टडी का वो मैं आपको करवा दूँ। और यहाँ से सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, ऐसे और भी एग्ज़ाम जितना भी जनरल कॉम्पिटिशन है वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको हेल्प करेगा। लेकिन फोकस मेरा रहेगा बीपीएससी पर, तो उससे जुड़ा हुआ हम लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके जितना हो पाएगा मेरे से मैं करवा दूंगा। तो आज उसी क्रम में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो बिहार से संबंधित है, वो है मगध। तो आपको पता है कि हमारे देश का पहला साम्राज्य जो है वो मगध साम्राज्य है ना, मगध एम्पायर, फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और वो एम्पायर कहाँ से? बिहार से आता है। तो समझना, एक बिहार वाले लोग के लिए गर्व की बात भी है कि पूरा एम्पायर सबसे पहला खड़ा कहाँ पे हुआ था? मगध में हुआ था। तो इतिहास पे हम बड़ा गर्व करते हैं जितने भी बिहार वासी हैं, लेकिन वर्तमान देखकर थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। तो भविष्य कैसा होगा वो आप डिसाइड करना, क्योंकि आप ही भविष्य है बिहार के। तो यहाँ पे आप समझना, मगध एम्पायर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसका हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिन ऑफ मगध है ना, ये प्री में तो काम आएगा ही, मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता, लिखने के लिए देता है कि मगध का उदय कैसे हुआ है ना, ओरिजिन ऑफ मगध क्या है, उसका क्या क्या कारण था, कॉजेज आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो इस लेक्चर को सुनना, आप एक नोट्स अपने बना लेना, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप हल कर लोगे और प्री में काम आता ही आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ मगध, मगध का उदय है ना, मगध का उदय। पहला चीज़ आप समझना, प्राचीन काल में हम लोग लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं है ना, 6th सेंचुरी BCE का हम लोग बात कर रहे हैं। और 6th सेंचुरी आते आते आपको पता है कि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन आना शुरू हो गया। पहला अर्बनाइजेशन जो हमारा था वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया या फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा होगा? हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो भारत का पहला नगरीकरण है ना, कौन है? हड़प्पा। लेकिन हड़प्पा जो नगरीकरण था उसका फिर डिक्लाइन हो जाता है, लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास उसका डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद जो अगला नगरीकरण आया वो आया 6th सेंचुरी BC में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीकरण आता है और व्यापक स्तर पर एक नगरीकरण था। तो मैं कभी नगरीकरण को अलग से पढ़ा दूंगा कि कैसे वो नगरीकरण, उसमें क्या क्या विशेषता था। उसी क्रम में जब नगरीकरण हो रहा है तो राजनीतिक रूप से भी लोगों का क्या हो रहा है? उत्थान हो रहा है। और छोटा छोटा जो गणराज्य था या छोटा छोटा जो जनपद था वो महाजनपद बनना शुरू हुआ। और इसी क्रम में 6th सेंचुरी BC आते आते 16 महाजनपद का उदय हुआ, 16 महाजनपद है ना। अब इस 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसमें से एक वो था कौन? मगध। तो मगध जो महाजनपद है वो धीरे धीरे महाजनपद से क्या बनने लगा? एम्पायर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो एक क्रम है एम्पायर बनने का, वो क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक होता है जन। ऋग वैदिक पीरियड में कबीलाई लोग जब शासन करते थे तो कबीला जो होता था उसको जन कहा जाता था, तो वो जन हुआ। लेटर वैदिक पीरियड जब आया, उत्तर वैदिक काल आते आते जन जो है वो आपस में समझौता कर करके, दो जन आपस में समझौता मतलब मर्ज हो जा रहे थे। वो व्यापक स्तर पर उनका क्या हो रहा था? राजनीति करने का और उनका जो इकोनॉमिक ये था वो व्यापक स्तर पर होने लगा। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझना कि दो कबीला आपस में मर्ज होकर के एक बड़ा क्षेत्र पर शासन करना शुरू किया। तो जब बड़ा क्षेत्र पर शासन करेगा तो वो हो जाएगा क्या? जनपद। वो हो जाएगा जनपद। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होने लगा? जनपद आने लगा। जैसे एक जन था, मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दो इसका जनपद का। जैसे भरत है ना, एक कबीला था भरत कबीला। और भरत कबीला बहुत प्रसिद्ध कबीला या फिर बहुत ताकतवर कबीला था। और एक कबीला था उसका नाम था पुरु कबीला। और आपको पता है कि भरत और पुरु है ना, लेटर वैदिक पीरियड आते आते दोनों आपस में समझौता कर लिया। अच्छा, उत्तर वैदिक काल आते आते समझौता क्यों करना शुरू किया ये लोग? समझौता इसलिए करना शुरू किया क्योंकि लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हम लोग लोहा का प्रयोग किए, आयरन का यूज़ किए। और जब आयरन का यूज़ करना स्टार्ट किए तो होने ये लगा कि जो वन वगैरह, जो जंगल वगैरह था उसको काटना आसान हो गया, क्योंकि लोहा का इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाना शुरू किए। तो लोहा का कुल्हाड़ी बनाना शुरू किए। और जब वनों को काटे तो ज़मीन कैसे बनाएंगे हम लोग? कृषि बनाएंगे, मतलब एग्रीकल्चर वहाँ पे अच्छे तरीके से हो पाए। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो टूल्स है वो लोहा का हम लोग बनाना क्या करेंगे? शुरू कर देंगे। तो तो कुदाली है ना, हल होता है, तो ये सब बनाना हम लोग क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो अब देखिएगा क्या होगा,
जब कृषि बड़ा मात्रा में, जब आपका अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि मूलक हो जाएगा, मतलब देखो होता क्या था कि ऋग वैदिक पीरियड में जो हमारा अर्थव्यवस्था था, इकोनॉमिक कंडीशन था, लोगों का जो मेन पेशा होता था, मेन ऑक्यूपेशन होता था, वो होता था एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते लोगों का मुख्य पेशा हो गया कृषि, एग्रीकल्चर। अब बताओ, एग्रीकल्चर अगर मुख्य पेशा होगा तो एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो अब यहां पे जमीन को लेकर के लड़ाई होना क्या होगा? शुरू हो जाएगा, और जमीन का महत्व बहुत तेजी से बढ़ना क्या होगा? शुरू होगा। तो ऋग वैदिक पीरियड में पशु को लेकर के लड़ाई होता था, खास करके गाय को लेकर के लड़ाई होता था। लेटर वैदिक पीरियड में जमीन को लेकर के लड़ाई होने लगा। आपने महाभारत का भी कहानी सुना होगा, उसमें भी है ना, आपने एक डायलॉग भी सुना होगा कि एक सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन तुमको नहीं देंगे। तो आप ये समझ लेना कि जमीन का वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ गया लेटर वैदिक पीरियड आते आते। तो अब जब जमीन का वैल्यू बढ़ा तो छोटा छोटा जो कबीला था उसको व्यापक स्तर पर जमीन चाहिए था, तो वो दो कबीला आपस में मिलकर क्या करता था? समझौता करता था। उससे क्या बन जाता था? तो जन से बन जाता जनपद। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, एक भरत कबीला था, एक पुरु कबीला था, दोनों आपस में समझौता कर लेता है और दोनों मर्ज हो जाता है। तो भरत और पुरु मर्ज होके बन गया कुरु। तो एक नया कबीला आता है, इसको बोलते हैं कुरु। तो भरत और पुरु मिलकर बना क्या? कुरु। और कुरु जिस क्षेत्र पर शासन करेंगे उसी को बोला जाएगा कुरुक्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा? कुरु क्या हो जाएगा? जनपद। तो जन से क्या बन जाता है? जनपद। और यही जनपद जब व्यापक रूप लेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? महाजनपद। तो जनपद से बना क्या? महाजनपद। और आप बताओ, महाजनपद के बाद अगला जो होगा, अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा? तो अगला जो स्टेप होगा उसी को हम लोग बोलते क्या? एम्पायर। उसी को हम लोग बोलते हैं साम्राज्य। तो ये साम्राज्य बनने का क्रम है। तो जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद से साम्राज्य, एम्पायर। तो अब देखो, ये जो महाजनपद है ये घटना है 6th सेंचुरी बीसी की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास महाजनपद का उदय होना शुरू हो गया। और मैंने आपको बताया कितना महाजनपद का उदय हुआ? तो 16 महाजनपद। अब इस 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था? मगध। और मगध ने ही किसका रूप लिया पहली बार? एम्पायर का। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला साम्राज्य कौन? तो आप टिक कर देना क्या? मगध साम्राज्य। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि ये मगध महाजनपद जो है, ये मगध महाजनपद एम्पायर तक बनने का सफर क्या था इसका। तो इस क्रम में जितना वंश और जितने राजा आए सारे के बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आज पहले ये मैं आपको बता दूं कि राइज ऑफ मगध कैसे हुआ, मगध का उदय कैसे हुआ। 16 महाजनपद में और महाजनपद इतना ताकतवर क्यों नहीं हो पाया, मगध क्यों इतना ताकतवर हुआ, पहले ये हम लोग समझ जाते हैं। तो कारण इसका हम लोग समझते हैं कि क्या था मगध का उदय का कारण। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, मगध का जो उदय हुआ इसके पीछे क्या क्या कारण था। तो पहला चीज तो आप ये समझना कि मगध है किस जगह पर। तो मगध का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको अगर आप देखिएगा तो आज का जो बिहार है, जो साउथ बिहार है वो मगध है, झारखंड से सटा हुआ इलाका। और समझना ये जो क्षेत्र है, ये पहला चीज कि ये यहाँ का भूमि बड़ा अच्छा है जो एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सहायता होगा। तो अब समझना भूमि अच्छा है, वर्षा का मात्रा अच्छा हो रहा है, आसपास बहुत सारी नदियां हैं, तो जिससे क्या होगा? सिंचाई व्यवस्था आप अच्छा कर सकते हैं। तो होगा ये कि कृषि यहाँ पे अच्छा होना शुरू हुआ। तो एग्रीकल्चर जब अच्छा होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तब आप उसको मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकते हैं, और उस पैसा से आप अपना क्या कर सकते हैं? आप अपना हथियार और अपना राजनीतिक शक्ति को और ज्यादा क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। उस पैसा से आप अलग और व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, कुछ अलग बिजनेस, अलग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज ये है कि इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये बहुत शानदार है, पहला चीज। दूसरा चीज समझना, इस ज्योग्राफिकल, मैंने आपको बताया कृषि। दूसरा चीज यहाँ क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी यहाँ पे, मतलब प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, क्योंकि झारखंड का क्षेत्र सटा हुआ था और प्रचुर मात्रा में, और खास करके क्या चीज? तो लोहा यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता था। तो आप एक चीज समझना, जब लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है तो इससे क्या होगा कि ये लोग लोहा से लोहा का हथियार बनाना शुरू कर देंगे। तो इनके पास हथियार की कमी नहीं रहेगी, लोहा से ये लोग तलवार बनाएंगे, भाला बनाएंगे, तीर बनाएंगे, तो लोहा का वेपन बनना शुरू हो जाएगा। इन लोग को बाहर से लोहा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो एक तो इन लोग के लिए एक खास बात ये था।
दूसरा चीज समझना, इसी लोहा से एग्रीकल्चर का टूल्स बनना भी शुरू हो जाएगा। जो कृषि का टूल्स होता है, हल होता है, कुदाली होता है, जो वनों को काटने के लिए कुल्हाड़ा होता है, तो ये कुल्हाड़ी वगैरह ये सब सारा चीज बनना क्या होगा, शुरू होगा। तो लोहा मिलना एक तरह से मगध को बहुत ज्यादा क्या करेगा, फायदा करेगा। तो दो चीज मैंने आपको बताया, इस तरह का याद रखिएगा, मेंस में एग्जाम में पूछता है तो आप इसी को क्या करिएगा, अपना आंसर राइटिंग में अपने शब्दों में क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है मगध का उदय का, आप भी सोच सकते हो और क्या कारण हो सकता है। तो एक तो मैंने आपको बताया क्या क्या, ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें कृषि और लोहा ये सब है ना फायदा हुआ। अब देखिएगा, इसका एक कारण ये था, इसका राजधानी। स्टार्टिंग पीरियड में मगध का जो राजधानी था, मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग पीरियड में जो मगध का राजधानी था वो था राजगृह। याद रखिए, राजगृह जिसको आज राजगीर बोलते हैं, वही राजगीर को पहले राजगृह बोला जाता था, या उससे भी पहले इसका पुराना नाम था गिरिव्रज। कभी एग्जाम में ये भी वर्ड आ जाए तो आप परेशान मत होना, गिरिव्रज। तो गिरिव्रज बोलो या राजगीर बोलो एक ही है ना। उस समय गिरिव्रज, फिर राजगीर, और आजकल इसको क्या बोलते हैं, राजगीर बोलते हैं। तो ये बिहार में है। तो अब समझना, इन लोग का पहला राजधानी जो था वो राजगीर था, और राजगीर जो है वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो पहाड़ से घिरे होने के कारण इन लोगों को बहुत फायदा मिलता था। फायदा ये मिलता था कि चारों तरफ से वो पहाड़ से घिरा हुआ है, और जब पहाड़ से घिरा हुआ तो दुश्मन आक्रमण नहीं कर पाता था, क्योंकि आक्रमण करना बड़ा मुश्किल होता था। क्योंकि आप ऐसे समझना, राजधानी बीच में है और चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, तो पहाड़ को पार करके अटैक करना उस जमाने में बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि एयर स्ट्राइक तो करते नहीं थे, हवाई जहाज तो था नहीं, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, अब देखो, माना बीच में राजधानी है, चारों साइड पहाड़ है, अब पहाड़ के ऊपर ये लोग अपना सेना को वहां पे रखते थे। अब सेना तीर लेके खड़ा है वहां, तो आप मुझे बताओ, जो नीचे वाला होगा, पहाड़ के नीचे होगा, उसको ज्यादा फायदा होगा कि पहाड़ के ऊपर जो होगा उसको फायदा होगा? तो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर जो होगा उसको फायदा होगा। तो वो ऊपर से कुछ बड़ा बड़ा चट्टान भी गिरा सकता है, नीचे वाले से ही है ना, सर्वर फट जाएगा, गिर जाएगा। और नीचे वाला क्या कर पाएगा, ज्यादा ज्यादा गिट्टी फेंकेगा, है ना, पत्थर फेंकेगा, छोटा छोटा पत्थर फेंकेगा, उससे क्या होगा। तो आप समझना, तो एक तो पहाड़ से घिरा हुआ राजधानी, तो यहाँ के जो शासक थे वो लोग बहुत सेफ महसूस करते थे, उनको ज्यादा झंझट नहीं होता था कि हमको अपना राजधानी को बचाना है। तो राजधानी बचाने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता था। इससे क्या हुआ कि वो अपना साम्राज्य को और विस्तार कर पाए, मतलब अपना महाजनपद को क्या कर पाए, और विस्तार कर पाए, और वो आगे चलकर, मतलब आगे का जो अगल बगल का महाजनपद था उससे लड़ने के लिए अपना योजना बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उनको ये सोचना नहीं होता था कि हमको राजधानी बचाना। तो जिससे क्या फायदा हुआ कि वो अपना विस्तार करते गए, अपना इलाका का विस्तार करते गए, और दूर दूर तक अटैक करना ये लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो एक तो राजधानी से। अच्छा, दूसरा राजधानी भी जो इन लोग का बना वो बना पाटलिपुत्रा। तो राजगीर के बाद अगला जो राजधानी बनता है वो पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा जो है ये भी सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर है, गंडक नदी भी है, वही आसपास पुनपुन और सरयू नदी भी है। तो वो भी क्या करता है, वो भी पाटलिपुत्रा के आसपास ही था। तो एक तरह से देखा जाए, जो पाटलिपुत्रा इन लोगों का राजधानी है, ये भी चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। और पानी, जल जो है, नदी जो है, ये दुर्ग का काम करती थी। मतलब जो काम पहाड़ कर रहा है यहाँ पे, वही नदी कर रही, कि नदी को पार करके अटैक करना ये भी बड़ा मुश्किल होता था। तो इनका राजधानी बहुत सेफ था। तो यहां तक क्लियर। तो ये सब कारण बन रहा है। अगला क्या कारण हो सकता है, तो अगला कारण ये है कि इन लोगों को देखो होता क्या था कि मगध के आसपास वाला क्षेत्र, खासकर मगध के पूरब वाला क्षेत्र, यहाँ पे बहुत घना जंगल था, और घना जंगल होने के कारण इन लोगों को प्रचुर मात्रा में हाथी मिल जाता था, एलिफेंट। याद रखिएगा, मगध के पास बहुत हाथी था, बहुत ज्यादा मात्रा में हाथी था। तो 16 महाजनपद में एक अवंती के पास हाथी बहुत ज्यादा होता था, और एक मगध के पास बहुत ज्यादा हाथी होता था। बाकी महाजनपद में, जिसको बोलते हैं गज सेना, गज मतलब हाथी है ना, वो सेना उन लोग के पास नहीं होता था। अब एलिफेंट इन लोग को बहुत मात्रा में ऐसे ही मिल जाता था। वन में जाते थे, जंगल में जाते थे, और वहां से हाथी उठा के ले आते थे, है ना। उठा के नहीं लाते होंगे, उठा के कैसे लाएंगे, है ना, तो उसको पैदल ही लाते होंगे। तो आप समझना, तो हाथी जो है, हाथी मिलने से इनको क्या फायदा हुआ, समझना। ये लोग हाथी पर चढ़ के जब युद्ध करते थे, तो जो दलदली भूमि होता था, जो बहुत ज्यादा दलदली भूमि होता था, वहां पे घोड़ा नहीं चल पाता था, तो वहां पे हाथी का जरूरत होता था, और हाथी आराम से दलदली भूमि को पार कर जाता था। तो इन लोगों को एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, हाथी रखने से एक फायदा ये हुआ कि दुर्ग वगैरह जो किला सब होता था उसको तोड़ना आसान हो जाता था। तो हाथी से वो किला को तोड़वा देते थे ये लोग। हाथी का काफी ताकत होता, वो किला को भी क्या करता था, तोड़ देता था। तो एक तो ये फायदा हो गया। और अगर ये भी फायदा हो सकता है,
कि जब दुश्मन आता था लड़ने के लिए 2-4 पगला हाथी को छोड़ देता होगा। अब सामने वाला बोलता है ये तो बेईमानी है, ये तो गलत बात है, हम लोग इंसान लड़े, तुम हाथी को छोड़ रहा है। तो इनके पास इतना हाथी होता था, क्या करते थे, हाथी को छोड़ देते, बोले जा तुम ही इसी को, है ना। तो 50-60 को ऐसे कुचल देते थे हाथी, है ना। तो हाथी रहने से, एलिफेंट रहने से इनका सेना में बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ा। तो एलिफेंट भी एक उदय का कारण बना मगध का। यहाँ तक क्लियर। अब देखना समझना, सारा चीज़ रहते हुए भी, याद रखिएगा, सारा चीज़ रहते हुए भी अगर राजा कमज़ोर रहता तो सारा संसाधन बेकार हो जाता। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है कि राजा का प्रतापी होना, राजा को युद्ध नीति के बारे में पता होना, राजा को राजनीति और कूटनीति के बारे में पता होना। तो राजा को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे समझना कि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास सारा संसाधन, आपको अच्छे से अच्छे टीचर आपके पेरेंट्स मान लो आपको दिए कि जाओ अच्छे से, जो है ना सबसे बेस्ट टीचर है इंडिया के, वो उससे तुम पढ़ो, उससे आप पढ़ रहे, आपके पास सारा संसाधन, रूम में एसी लगा हुआ है, गर्मी भी नहीं लग रहा है, लाइट कटता है तो इन्वर्टर और बैटरी का व्यवस्था है, कोई दिक्कत वहाँ नहीं हो रहा है। तो हर चीज़ सुख सुविधा, खाना आपको नहीं बनाना पड़ रहा है, वहाँ पे कोई है ना खाना बनाने के लिए आपको रख दिया गया है, तो आपको हर सुख सुविधा दिया गया। आपके पास सारा दुनिया का संसाधन है, सारा नोट्स है, सारा किताब है, सब चीज़ है आपके पास, संसाधन चारों तरफ है। तो क्या इससे एग्जाम निकल जाएगा? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो कितना भी अच्छा टीचर आपको पढ़ा ले, कितना भी अच्छा किताब आपके कमरे में सजा हो, कितना भी सुख सुविधा आपको मिला है, आप रिजल्ट नहीं दे पाइएगा, आपको जीत वहां हासिल नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ है कि सारा चीज़ बहुत अच्छा है, सारा इनके एक तरह से बोलो पक्ष में है, लेकिन राजा अगर कमज़ोर होता तो याद रखिएगा मगध एम्पायर नहीं बन पाता। तो इसमें खास बात यह रहा कि राजा बहुत मजबूत हुए और स्टार्टिंग पीरियड में जो नींव रखे उनका नाम था बिंबिसार और अजातशत्रु। तो दो एक बड़ा प्रतापी शासक, ताकतवर शासक, कैसे नींव रखा जाता, जिनको कूटनीति क्या होता है वो बहुत अच्छे तरीके से पता था। तो बिंबिसार और अजातशत्रु ने एक नींव रखा, एक बेस तैयार किया, और आगे चलकर शिशुनाग और महापद्मानंद जैसे राजा आए जो अपना इलाका का और विस्तार किए और ये साम्राज्य की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो याद रखिएगा राजा बहुत स्ट्रांग हुए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था मगध का उदय होने का। तो ये सब रीजन था मगध का उदय होने का। तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग मगध में कौन कौन सा डायनेस्टी आया था, कौन कौन सा वंश आया था उसको पढ़ेंगे, और उस वंश में कौन कौन से राजा आए थे उसको पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।